हेलो फ्रेंड, ज्ञान भारती परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो उससे से ही हम आगे बढ़ते हैं। 2023-24 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने सारा कंप्लीट करवा दिया है। तो आइए आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है। तो जनसंख्या का असमान वितरण क्या होता है? जब किसी जगह का जनसंख्या पॉपुलेशन एक जैसा नहीं होता है, कहीं पे कम तो कहीं पे ज़्यादा रहता है। तो भारत के और उत्तर में हम देखने जाएं तो जनसंख्या क्या है, अधिक है। जैसे कि यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन सभी में क्या है, जनसंख्या अधिक होती है। और दक्षिण भारत की जनसंख्या उसकी तुलना में कम है। तो इन सभी को कौन प्रभावित करता है, वो फैक्टर्स को देख लेते हैं। इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं भौतिक विशेषता यानी कि फिजिकल फीचर्स है, क्लाइमेट, जलवायु, ये भी प्रभावित करती है जनसंख्या को। सांस्कृतिक कारक ये भी उसको प्रभावित करती है। लेकिन यहाँ पे दिया गया है सरकारी नीतियाँ यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसी, ये जनसंख्या के वितरण को प्रभावित नहीं करती है। और क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव तो हम लोग जानते हैं क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। जब एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि कुछ गैस होती पाई जाती है, जैसे CO2, जलवाष्प, मीथेन, ये सब क्या होती है, इन सब की मात्रा जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, तापमान में वृद्धि हो जाती है। और जिसके कारण अधिक तापमान बढ़ जाता है तो हमें गर्मी ज़्यादा लगने लगता है। तो इसके लिए क्या हो जाता है, इसके प्रभाव में क्या होता है, वायु प्रदूषित होता है। ठीक है, तो ये वायु प्रदूषण इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है फ्रेंड। और 8 राज्यों को हम लोग देख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो आंसर देख लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा, राजस्थान, गुजरात, मिजोरम, ये सही है। इसमें देखिए महाराष्ट्र और असम आ गया, तो ये नहीं होगा। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ये भी नहीं होगा। गुजरात, यूपी इसमें आ गया, यूपी और अरुणाचल प्रदेश नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान, गुजरात और मिजोरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, पैमाने की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी एक सार्वभौमिक विधि है, यानी कि कौन सा एक मेथड है जो यूनिवर्सल है। तो ये स्केल का क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक, स्केल का जब हम मैप बनाते हैं, जैसे भारत का मानचित्र बनता है, वर्ल्ड मैप बनता है, तो इस समय क्या किया जाता है, स्केल का प्रयोग किया जाता है। और स्केल जब 2 स्थान है ना मैप में, 2 स्थान को हम लोग क्या करते हैं, उसके बीच की दूरी को बताने के लिए स्केल का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए वहाँ पे स्केल कितने प्रकार के हो जाएंगे, इसमें स्केल 3 प्रकार के होते हैं। एक सिंपल स्केल होता है, एक होता है सिंपल स्केल, यहाँ पे दिया हुआ सिंपल स्टेटमेंट वाला स्केल। इसमें क्या हो गया कि सिंपल जब बता दिया है कि 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 500 किलोमीटर। यानी मैप में अगर हम लोग देखें दूरी को किसी स्थान का, तो 1 सेंटीमीटर कितना दूरी बताता है, 500 किलोमीटर का दूरी को बता रहा है। अब वही दूसरा स्केल होता है, एक होता है ग्राफिक स्केल। तो ग्राफिक स्केल में बताता है, ग्राफ बनाकर उसमें उसकी दूरी को बताया जाता है। और एक होता है RF, यानी कि RF स्केल होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन।
इसमें अनुपात बताया जाता है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर, किसी का दूरी दिखाना है किलोमीटर में है तो 1 सेंटीमीटर में हो जाएगा 1,00,000 सेंटीमीटर। RF स्केल का यही अनुपात होता है। तो ये क्या है, सबसे अच्छा माना जाता है ये। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भूमि को एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है तो उसे किस रूप में जाना जाता है? जब किसी भूमि या खेत को जिसमें कृषि किया हुआ है उसके बाद उसको खाली 1 वर्ष के लिए खाली छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, परती हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा इसका आंसर, वर्तमान में परती है। ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। अगला है, वे संसाधन जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन के सीधे किया जाता है। तो बिना संशोधन किए, उसमें कोई भी मॉडिफाई नहीं करते हैं और उसको एज इट इज़ यूज कर लेते हैं हम लोग, तो वो क्या कहलाता है, वो कौन सा संसाधन हो जाएगा, वो हो जाएगा नेचुरल रिसोर्स, यानी कि प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जैसे कि हमको प्रकृति से मिलता है, तो प्रकृति से हमें मिलती है जैसे कि हवा, हम वायु से हम लोग क्या ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं डायरेक्ट। उसके बाद पानी, उसके सूर्य का प्रकाश, इस सब से क्या होता है हम लोग डायरेक्ट उसको ले लेते हैं। इसमें कोई मॉडिफिकेशन का काम ही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक कौन है? तो सबसे बड़ा गन्ना का उत्पादन वर्ल्ड में होता है ब्राज़ील। ब्राज़ील 1 नंबर पे है और दूसरे नंबर पर भारत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, लौह अयस्क की गलाने में प्रयुक्त धातु कर्म कोयला, यानी कि लौह अयस्क को जो आयरन और उसको गलाने के लिए कौन से कोयले का उपयोग किया जाता है? तो उसमें किया जाता है बिटुमिनस कोयला का। इसका उपयोग धातु को गलाने में किया जाता है। सबसे अच्छा किस्म का कोयला होता है फ्रेंड एंथ्रासाइट, और सबसे घटिया जो होता है, सबसे कम, उसका गुणवत्ता बहुत कम ही होता है कोयले में, वो है पीट कोयला सबसे खराब रहता है। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा लोहे धातु को गलाने में बिटुमिनस कोयला का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज चट्टानों के अपघटन से बनता है जिससे अवशिष्ट पदार्थ या अवशिष्ट द्रव्यमान निकलता है? मतलब चट्टानों का अपघटन डिग्रेडेशन होता है, उसके बाद इसका निर्माण होता है, तो यह कौन सा खनिज हो जाएगा? बॉक्साइट। बॉक्साइट ही ऐसा चट्टान है जिससे बॉक्साइट निकलता है खनिज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित खनिजों में से किसका एक प्रमुख उत्पादक है? तो झारखंड का कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है, कौन से खनिज के लिए? तो वो है अभ्रक। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हमें अपने जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? तो हमें क्यों जल का संरक्षण करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। खुद को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाने के लिए, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, हमारे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण को रोकने के लिए। तो इनमें से सभी हो जाएंगे, ये सारे सही हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। टैक्सोल का उपयोग होता है, तो टैक्सोल का उपयोग कहाँ पे करते हैं फ्रेंड? टैक्सोल एक प्रकार का औषधि है। ठीक है, और ये एक वृक्ष आता है, उसका नाम है हिमालय यव। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है फ्रेंड, 10 क्लास का एनसीईआरटी में है। हिमालय यव नामक वृक्ष होता है। वो वृक्ष हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश इन जगहों पे पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो
इस ये वृक्ष है, इसके पत्तियाँ, जड़ों और उसके छाल तीनों को प्रयोग किया जाता है। तीनों से टैक्सोल नामक क्या निकाला जाता है, पदार्थ निकाला जाता है और उससे दवा बनाई जाती है और उस दवा का प्रयोग कैंसर में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैंसर के लिए टैक्सोल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है? तो क्वेश्चन में पूछा है कि जो इनमें दिया हुआ है इसमें कौन सा कारण है कि जो कि कम प्रभावित करता है वनस्पति और जीव को, जीव जंतु, जो वहाँ के जंगलों में रहने वाले वनस्पति जीव जंतु इन सबको कम प्रभावित करेगा, इसका वैलिड कारण नहीं है। तो वैलिड देख लेते हैं कौन सा पहले वैलिड कारण है। कृषि का विस्तार, ये वैलिड कारण है फ्रेंड, क्योंकि देखिए कृषि तभी न की जाएगी जब जंगल को काटा जाएगा, उसको साफ़ किया जाएगा, उसका कृषि योग्य भूमि बनाई जाएगी। तो जैसे ही हम जंगल को काट देते हैं तो वनस्पतियों को नुकसान पहुंचता है, वहाँ के जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचता है। उसी तरह है बड़े पैमाने पर विकासात्मक परियोजना, तो इससे भी नुकसान पहुंचता है जीवों को और वनस्पतियों को। इसके बाद है तेज़ी से औद्योगिकीकरण और शहरीकरण, इसके द्वारा तो और बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुंचता है। तो इसका कम नुकसान कौन पहुंचाता है, सबसे कम, जिसको हम वैलिड नहीं, मतलब बहुत कम ही नुकसान इससे पहुंचता है, चराई और ईंधन की लकड़ियों का संग्रह। जैसे पशुचारण होता है और जब ईंधन यानी कि हम कोयला लकड़ी जलाने के लिए, जो खाना पकाने के लिए लकड़ी जलाते हैं, तो उससे जंगल से इकट्ठा करके लकड़ियाँ लाई जाती है। तो ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड रीजन नहीं है जो कि वनस्पति और जीवों को नुकसान पहुँचाए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोगाई गांव तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? तो बोगाई गांव कहाँ पे है? ये है असम में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो प्रथम तेल शोधक कारखाना है असम का डिगबोई। ये एशिया का भी सबसे पहला तेल शोधक कारखाना है, एशिया में, एशिया का सबसे पहला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना। ये है कृष्णा नदी की सहायक नदी है फ्रेंड, और इसको कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इन दोनों के संयुक्त यानी कि सहयोग से मिलकर ये घाटी परियोजना बनाई गई है। ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है दक्षिण भारत की? तो तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा उद्योग इनमें से सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि जो आता है पब्लिक सेक्टर में, तो पब्लिक सेक्टर में आने वाला है, इसमें आ जाता है फ्रेंड्स सेल आता है, सेल, भेल, ये सब क्या है? पब्लिक सेक्टर का है इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का है, सार्वजनिक क्षेत्र में आने वाला है। तो ये है बोकारो लोहा इस्पात उद्योग, बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री रूस के सहयोग से बनाया गया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? तो सबसे पहले खुला था घाटशिला, मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ पे मिलते हैं? जूट फैक्ट्रीज कहाँ पे हैं सबसे अधिक? तो ये है हुगली नदी तट पर, पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। कांडला बंदरगाह कहाँ पे है, कौन से राज्य में? ये है गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाढ़ कौन सी आपदा है? तो बाढ़ कौन सी आपदा है फ्रेंड? ये है
नेचुरल है, प्राकृतिक आपदा है। जब बाढ़ नदी या समुद्र में नदी में जब जल का स्तर बढ़ जाता है तो क्या होता है, बाढ़ आ जाता है। और ये स्तर कब बढ़ता है, जब बहुत अधिक पानी पड़ने लगता है, वर्षा होने लगती है सब अधिक, उस वक्त जल का स्तर ऊपर उठ जाता है और बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये कौन सी आपदा है, तो ये एक नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण क्या हुआ, जो कि वहाँ का जो लैंड डिग्रेडेशन होता है, वहाँ की मिट्टी कमज़ोर हो जाती है, किसके वजह से हो जाती है। तो पंजाब में इसका कारण बताया गया है अधिक सिंचाई से। इसके अलावा पंजाब के अलावा और है हरियाणा, पंजाब हरियाणा, इन सभी जगहों में अधिक सिंचाई की जाती है, जिसके कारण क्या होता है, भूमि निम्नीकरण होता है। और अतिचार यानी कि ओवर ग्रेजिंग, इससे ये होता है राजस्थान, गुजरात, इन सभी जगहों में अतिचारण के वजह से भूमि निम्नीकरण होता है फ्रेंड। और वन का उन्मूलन यानी कि डिफॉरेस्टेशन, जंगल सबसे अधिक कहाँ पे काटे जाएंगे, तो ये काटे जाते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी इलाकों में होता है डिफॉरेस्टेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, भूमि निम्नीकरण होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो अत्यधिक सिंचाई, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का कौन सा नगर रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो सिल्क सिटी किसको बोलते हैं, भागलपुर को। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य पायराइट्स का अग्रगण्य उत्पादक है, तो पायराइट्स का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, बिहार। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में जल में कौन सा रासायनिक सांद्रित है, यानी कि कौन सा अधिक जल में क्या मिला हुआ है, आर्सेनिक। आर्सेनिक की मात्रा बहुत अधिक है इसमें, बिहार के पानी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर पॉलिट का क्वेश्चन है। रीपोलिंग, रीपोलिंग क्या है, रीपोलिंग का मतलब क्या होता है, पुनः मतदान, फिर से वोटिंग करना। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, संविधान के किस अनुच्छेद में है, इसका आर्टिकल कौन सा है पूछा, इलेक्शन कमीशन का, तो इसका आर्टिकल है 324, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, लोकतंत्र में राजनीति समानता का क्या महत्व है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड। इसमें यह नागरिकों के बीच आर्थिक समानता को सुनिश्चित करता है, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेने में प्रत्येक नागरिक की समान भागीदारी हो, यह सरकार में भ्रष्टाचार को रोकता है। तो लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण राजनीतिक समानता कहाँ से आएगा फ्रेंड, इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा हो जाएगा, राजनीतिक समानता हम कब मानेंगे, यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेने में प्रत्येक नागरिक को समान भागीदारी हो। ठीक है, ये इसका अच्छा सही हो जाएगा उदाहरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो पंचायती राज का वर्णन यानी कि पंचायती राज का गठन के बारे में पूछा जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40। और जब पूछा जाएगा लोकल गवर्नमेंट के बारे में पूछा जाएगा, तो वो आएगा आर्टिकल 243। ये कौन सा संविधान संशोधन था फ्रेंड, ये था 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1992 में हुआ था ये वाला। पार्ट है इसका भाग
9। लोकल गवर्नमेंट का अगर बारे में पूछा जाए तो आर्टिकल 243 हो जाएगा। और पंचायती राज का वर्णन, पंचायती राज का गठन के बारे में पूछा जाएगा तो ये आर्टिकल 40 जो कि भाग 4 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में लड़कियों के मतदान करने की कम से कम उम्र क्या होती है? तो वो लड़का हो या फिर लड़की, सबकी उम्र एक होती है फ्रेंड, 18 साल। 18 साल का होना चाहिए वोट देने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं? तो कितने हैं? 243। आंसर ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन 3 प्रकार से लगता है। ठीक है, तो उसका 3 आर्टिकल है, 352, 356 और 360। 352 में पूरे देश पे राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाता है तब आर्टिकल 352 का प्रयोग होता है। आर्टिकल 356 में क्या होता है? किसी राज्य पर अगर राष्ट्रपति शासन लगाना रहता है। और आर्टिकल 360 ये कहता है वित्तीय आपातकाल, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी राज्य पर, यानी कि राज्य के ऊपर किस आर्टिकल से लगेगा राष्ट्रपति शासन? तो ये लग जाएगा आर्टिकल 356, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक चुनाव का एक अनिवार्य विशेषता है? तो देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सक्रिय नागरिक भागीदारी। नागरिक का सक्रिय भागीदारी होना इसका सबसे मुख्य बात है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया फ्रेंड। अगला देखते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका में सर्वोच्च पद किसका होता है? तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? उसका सर्वोच्च पद, सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रपति का। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। कार्यपालिका में सबसे बड़ा राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधानसभा का नेता कौन होता है? विधानसभा का नेता होता है मुख्यमंत्री। और विधानसभा कहाँ होता है? राज्य में होता है। तो राज्य में कौन हेड हो जाएगा? सीएम। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो मनोनीत कितने सदस्यों को करेगा विधान परिषद में? विधान परिषद में टोटल 75 सदस्य होते हैं फ्रेंड, 75, जिसमें से 75 का 1/3 भाग, 1/3 भाग कौन मनोनीत करता है या फिर चुन कर लाता है, भेजता है विधान परिषद में? वो एमएलए के द्वारा चुना जाता है, 1/3 भाग 75 का। और फिर 1/6 भाग राज्यपाल के द्वारा चुनकर भेजा जाता है। ठीक है, उसके बाद 1/12, ये 1/12, 1/12 2 लोग होते हैं इसमें, एक शिक्षकों के द्वारा चुना जाता है जो टीचर्स होते हैं, और एक जो ग्रेजुएट होते हैं, स्नातक के द्वारा चुनकर भेजा जाता है। 75 का 1/12 और फिर 1/6 और 1/3 और 1/3 और होता है फ्रेंड, उसको चुनकर भेजता है लोकल बॉडीज़ के द्वारा, जो स्थानीय निकाय होता है उनके द्वारा चुनकर भेजा जाता है विधान परिषद में। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में राज्यपाल के द्वारा कितना सदस्य चुन के भेजा जाता है? 1/6। तो 75 का 1/6 कितना हो जाएगा फ्रेंड? उसका हो जाएगा 12, यानी 12 लोग को चुनकर कौन भेजेगा? राज्यपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है? तो ये होता है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। इसका आर्टिकल है 75 क्लॉज 3। तो इसमें से आंसर हो जाएगा फ्रेंड, देखिए अध्यक्ष नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ऑप्शन सी। अगला देख लेते हैं। अगला है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? तो संपत्ति का अधिकार पहले क्या था? मौलिक अधिकार का हिस्सा था। पहले हमारा मौलिक अधिकार 7 था, जिसमें से एक हट गया, तो अब कितने बच गए? 6 हैं मौलिक अधिकार। तो इसे हटाया गया था 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हटाया गया था 1978 में, यानी 1978 में इसको हटा दिया गया था। ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस अधिनियम का स्थान ले लिया? तो इससे पहले कौन सा अधिनियम था? सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। इसके स्थान पे क्या आ गया? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरटीआई आवेदन दाखिल करने के लिए आयु कितना होना चाहिए? राइट टू इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन, इसके लिए होना चाहिए कितना वर्ष होना चाहिए फ्रेंड? तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है साझा संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन। तो इसमें से कौन सा है जो संस्कृति को साझा करके सामाजिक विभाजन किया है? तो ये हो जाएगा एथनिक, यानी जातीय। जातीय का अर्थ है साझा संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है सत्ता साझाकरण व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सत्ता का साझाकरण, पहले ये जान लेते हैं फ्रेंड, सत्ता का साझेदारी क्या होता है? तो सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है कि जब सरकार की शक्ति किसी एक व्यक्ति या एक पर्सन या फिर किसी एक समूह के पास ना हो, ठीक है, उसको हम कई ग्रुप या कई समूहों में बांट देते हैं। इससे क्या हो जाता है कि जो बड़े अल्पसंख्यक और जो बहुसंख्यक लोग हैं उन दोनों को क्या मिले, उनके दोनों को हितों की रक्षा किया जा सके। तो इसका सत्ता का साझाकरण होता है 2 प्रकार से, ठीक है। 2 प्रकार से इसका साझेदारी किया जाता है, एक हॉरिजेंटली होता है और एक वर्टिकली होता है। तो हॉरिजेंटली में हम लोग कर देते हैं कार्यपालिका, विधायिका और और न्यायपालिका। न्यायपालिका के बीच में विभाजित होता है। और वर्टिकली में क्या होता है? वर्टिकली में जैसे पहले सेंटर के पास शक्तियाँ रहती है, उसके बाद स्टेट के पास स्टेट, और उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट होता है लोकल के पास आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, एक हॉरिजेंटली होता है विभाजन सत्ता का और एक वर्टिकली, सेंटर के बाद नीचे स्टेट के नीचे लोकल गवर्नमेंट। इस तरह से सत्ता का साझाकरण करके लोगों का हितों का ध्यान रखा जाता है, ठीक। तो इसका आंसर देख लेते हैं फ्रेंड, इसका क्या हो जाएगा, कौन सा कथन इसके बारे में सही है?
तो सत्ता की साझेदारी केवल उन समाज में आवश्यक है जिनमें धार्मिक, भाषाई या जातीय विभाजन है। सत्ता की साझेदारी केवल उन बड़े देशों के लिए उपयुक्त है जिनमें क्षेत्रीय विभाजन है। प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन ना हो। सत्ता साझाकरण बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता है, भले ही वह छोटा या उसके सामाजिक विभाजन ना हुआ हो। सत्ता का साझाकरण हमेशा आवश्यक रहता है किसी भी समाज के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजनीतिक दलों को प्रतीक चिन्ह आवंटित किए गए। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनको चुनाव चिन्ह दिया जाता है। तो वो चुनाव चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है द इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारतीय लोकतंत्र को किसका प्रयोगशाला कहा गया है? तो भारतीय लोकतंत्र को अधिकारों का प्रयोगशाला कहा गया। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक वृद्धि निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये किस पर निर्भर करेगी आर्थिक वृद्धि? ऑप्शन देख लेते हैं सारा। देश का क्षेत्र, एरिया ऑफ द कंट्री, वैश्विक परिदृश्य, ग्लोबल सिनेरियो और विभिन्न राष्ट्रों के बीच सहयोग। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। विभिन्न राष्ट्रों के बीच सहयोग करने से क्या होगा? आर्थिक वृद्धि होती है किसी भी देश की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमर्त्य सेन द्वारा प्रस्तावित न्याय का कौन सा सिद्धांत विभिन्न सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने की आवश्यकता पर केंद्रित है? तो अमर्त्य सेन ने क्या किया है? सिद्धांत दिया है। उस सिद्धांत में कौन सा बात को बताया गया है? तो क्षमता की दृष्टिकोण क्या करता है? क्या इस बात का सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने पर बल देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो लोकतांत्रिक सुधार का सिंबल कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पंचायती राज। ऑप्शन डी। अगला देख लेते हैं, भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? तो भारत की वित्तीय राजधानी हो जाएगी मुंबई। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। मैंने सारे क्वेश्चन प्रीवियस के ईयर के सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया है 2024 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे आगे के जो क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रेंड, उस तरह के क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेंगे एग्ज़ाम में जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आपको आगे की क्लास देखने को मिल सके। थैंक यू।